हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज हमने कई दिनों के बाद अपनी अगली क्लास आज ये वीडियो बनी है। हम अगर पीछे की बात करें तो हम पढ़ रहे थे न्यूनमांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय। और न्यूनमांग और अधिमांग को ठीक करने के उपायों में मैंने आपको 3 उपाय बताए थे। पहला उपाय बताया था राजकोषीय नीति, जिसका प्रयोग करके हम न्यूनमांग को भी ठीक कर सकते हैं और अधिमांग को भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा उपाय मौद्रिक नीति और तीसरा विदेशी व्यापार। तो हमने राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ लिया था, हमने मौद्रिक नीति के बारे में अभी नहीं पढ़ा था। तो आज हम अधिमांग और न्यूनमांग इनको ठीक करने का की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति के द्वारा कैसे इनको ठीक किया जाएगा, तो इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं मौद्रिक नीति के अनुसार। इससे एक भाग को कहते हैं हम मात्रात्मक उपाय और दूसरे को कहते हैं हम गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करके पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की मात्रा है उसे कम ज्यादा करके हम अपनी समस्या को दूर करेंगे। और जो दूसरी हमारी गुणात्मक है उपाय, उसमें हम अन्य कुछ उपाय करेंगे। गुणात्मक उसका नाम है, तो उसे हम जब इसे करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रात्मक में हम इसे मात्रात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। तो आप सभी को पता है जो मौद्रिक नीति है वो मुख्यतः केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा संचालित होती है। तो केंद्रीय बैंक या आरबीआई मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करके, उसकी मात्रा को कम ज्यादा करके साख को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, मात्रात्मक साख नियंत्रण। तो वो कौन कौन से तरीके अपनाता है केंद्रीय बैंक मात्रात्मक उपायों के अंतर्गत। तो सबसे पहला अगर हम उपाय की बात करें, जो कि क्या है हमारा मात्रात्मक उपाय है, बैंक दर यानी कि बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वो न्यूनतम रेट होती है जिसके ऊपर केंद्रीय बैंक जो होता है वो हमारे जो अन्य व्यापारिक बैंक हैं उन बैंकों को ऋण देता है, उधार देता है, लोन देता है। तो देश का सबसे बड़ा बैंक केंद्रीय बैंक आरबीआई जो दूसरे बैंक है उन्हें किस ब्याज की दर पर ऋण दे रहा है, वो दर क्या कहलाएगी, वो दर बैंक दर कहलाएगी, बैंक रेट कहलाएगी। बैंक रेट को हम कम ज्यादा करके अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि बैंक रेट अगर अधिक कर दी जाए, बैंक रेट अगर महंगी कर दी जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा। व्यापारिक बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, जब व्यापारिक बैंकों को आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा तो वो अन्य जनता को भी महंगा लोन देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, लोग कम उधार लेंगे। लोग कम उधार लेंगे तो इस तरह से साख का संकुचन होगा। और अगर क्या है कि अगर मांग अधिमांग की समस्या है तो हमें करना भी क्या है, हमें मांग को कम करना है। तो जब अधिमांग की समस्या होती है तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, जिसे हम महंगी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। तो महंगी मौद्रिक नीति अपनाए जाने से फिर लोग कम उधार लेते हैं और जो अधिमांग की समस्या है वो फिर वापस कम हो जाती है। और अगर समस्या हमारी न्यून मांग की है, डेफिसिट डिमांड की है, तो क्या कर दिया जाएगा, आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा। कम करना यानी कि सस्ती मौद्रिक नीति अपनाना। जब व्यापारिक बैंकों को कम रेट पर मिलेगा लोन तो वो दूसरे बैंकों को या जनता को भी वो क्या करेंगे, कम ब्याज की दर पर उधार देंगे, जिससे जो कम मांग थी, जो न्यून मांग की स्थिति थी, वो मांग अब बढ़ेगी और न्यून मांग की स्थिति से हम उभर पाएंगे। तो इस प्रकार जो मात्रात्मक उपायों में पहला उपाय है वो हमारा बैंक रेट है और बैंक रेट को कम ज्यादा करके हम अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अब दूसरे उपाय जो कि हमारा मात्रात्मक उपाय का एक भाग है, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी हम अपनी साख को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार के अंदर जो प्रतिभूतियां होती हैं, प्रतिभूतियां आप इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक तरह के दस्तावेज है। प्रतिभूतियां जो हम डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके दस्तावेज या कुछ सर्टिफिकेट्स आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बाजार में बेचे, आपको सोचने की आवश्यकता है कि जब भी हम किसी चीज को बाजार में बेचते हैं, मान लिया हमारे पास प्रतिभूतियां हैं या केंद्रीय बैंक के पास प्रतिभूतियां हैं, केंद्रीय बैंक ने इसको क्या कर दिया, बेच दिया जनता को। तो केंद्रीय बैंक जब उन प्रतिभूतियों को जनता को बेचेगा तो जनता ने उनको खरीदा है, तो जनता से पैसा किस तरफ जाएगा, केंद्रीय बैंक की तरफ। और प्रतिभूतियां जो हैं, जो ये दस्तावेज हैं, ये जनता की तरफ जाएंगे। तो लोगों का पैसा निकल कर किस तरफ चला गया, केंद्रीय बैंक की तरफ।
तो इससे लोगों के पास कम पैसा रहा, तो उनकी जो अगर उनके पास अधिमांग की समस्या है तो जब उनका पैसा निकलेगा तो वो अधिमांग कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब अर्थव्यवस्था में अधिमांग की समस्या होती है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, प्रतिभूतियों को बेच देता है। खुले बाजार की जो क्रियाओं में जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको बेच देगा, जिससे जनता के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और जो अधिमांग थी वो कम होकर वापस कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम रहेगा। ऐसे ही अगर समस्या डेफिसिट डिमांड की है, न्यून मांग की है, तो क्या करेगा, तो केंद्रीय बैंक जो प्रतिभूतियां थी उन प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेगा। जब केंद्रीय बैंक लोगों से प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो बदले में उनको पैसे देगा तो लोगों के पास, जनता के पास पैसे आएंगे, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी। तो बच्चों समझने की बात है, जब अर्थव्यवस्था में कम मांग होती है, न्यून मांग की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेच देता है, प्रतिभूतियों को खरीद लेता है। जब वो प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो न्यून मांग की समस्या ठीक होगी, क्योंकि प्रतिभूतियों को खरीदने से पैसा जनता की तरफ जाएगा। और जब अधिमांग की समस्या होती है तो वो प्रतिभूतियों को वापस बेच देता है, जिससे क्या होगा कि लोगों के पास से पैसा निकलकर जनता के पास जाएगा। तो ये एक समझने की बात है, प्रतिभूतियों का खरीद बेच, प्रतिभूतियों का खुले बाजार की क्रिया, यानी प्रतिभूतियों का बाजार में बेचना और खरीदना। तो ये हम लोगों को देखना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है कि बेचने से क्या होगा। बेचने से जब केंद्रीय बैंक बेचेगा तो क्या होगा, वो प्रतिभूतियां देगा, लोगों को पैसा जाएगा केंद्रीय बैंक की तरफ, तो पैसे में कमी आएगी, तो इससे न्यून मांग की समस्या ठीक होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब उसे न्यून मांग को ठीक करना है, अधिक मांग करना है, तो केंद्रीय बैंक पैसे देगा। और केंद्रीय बैंक पैसे कब देगा, जब केंद्रीय बैंक उन प्रतिभूतियों को खरीदेगा। तो इस तरह से ये तरीका अपना कर हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की मात्रा है उसे हम ठीक कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय है न्यूनतम नकद आरक्षित अनुपात। तो ये हमारा कैश रिजर्व रेशो हम इसे कहते हैं, कैश CRR, कैश रिजर्व रेशो, जिसे हिंदी में हम न्यूनतम आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो होता क्या है, कैश रिजर्व रेशो जो जब केंद्रीय बैंक जो व्यापारिक बैंक होते हैं, जो लोगों को, जनता को उधार देते हैं, लोन देते हैं, तो उन्हें अपनी जो कुल जमाएं हैं उन कुल जमाओं का एक हिस्सा कुछ परसेंटेज में होता है, तो वो हिस्सा उसे केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। तो केंद्रीय बैंक के पास जो हिस्सा रखना होगा उसे हम CRR करेंगे, कैश रिजर्व रेशो करेंगे। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। अगर मान लिया किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं और उसे 25 रुपये केंद्रीय बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखने हैं, अगर वो इस रेशो को, इस कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दे तो बैंक के पास 75 रुपये ही रहेंगे। अगर वो अपने इस कैश रिजर्व रेशो को और भी बढ़ा दे, मान लिया इसको 25 से 35 कर दे, तो इसको 35 करेगा तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगी उतनी ही एक बैंक के पास आगे साख निर्माण करने के लिए जो पूंजी है वो कम बचेगी। तो सीधी सी बात है, अगर केंद्रीय बैंक को अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग की स्थिति है और उस मांग को बढ़ाना है तो केंद्रीय बैंक अपनी CRR को कम कर देगा। CRR को कम करेगा तो इससे जो व्यापारिक बैंक है उनके पास उधार देने के लिए अधिक पैसा बचेगा। वो इसे 25 से कम करके 15 भी कर सकता है, जिससे ये जो व्यापारिक बैंक है ये अधिक ऋण देंगे, लोगों को अधिक ऋण देंगे तो उनको अधिक पैसे मिलेंगे, जिससे वो जो कम मांग थी उस मांग को ठीक हो पाएगी, न्यून मांग की समस्या दूर होगी। और अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग की स्थिति है तो केंद्रीय बैंक बढ़ा देगा CRR। जब CRR बढ़ जाएगी, कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगी, तो जो हमारे व्यापारिक बैंक है उनके पास उधार देने के लिए कम पैसे बचेंगे, कम उधार देंगे तो कम मांग हो जाएगी, जो अधिमांग की समस्या थी वो हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार नकद आरक्षित अनुपात या CRR में परिवर्तन करके भी क्या कर सकता है केंद्रीय बैंक, जो मात्रात्मक साख नियंत्रण है उसे वो कर सकता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अब मौद्रिक नीति का हमारा लास्ट उपाय है, चौथा उपाय, जिसे कहते हैं हम तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात। अभी मैंने आपको बताया कि एक व्यापारिक बैंक के पास जो कुल जमा होती है उसका एक हिस्सा उसे केंद्रीय बैंक को देना पड़ता है, एक हिस्सा वो केंद्रीय बैंक को देता है, उसे हम CRR कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा और भी है जो प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने स्वयं के पास रखना पड़ता है, क्योंकि बैंकों के अंदर बहुत सारे लोग उधार अपनी जमाओं को वापस लेने के लिए भी आते हैं, तो उनकी मांग को भी
व्यापारिक बैंकों को पूरा करना है। इसलिए प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने पास हमेशा कैश में कुछ पैसे रखता है, क्योंकि लोग वापस लेने के लिए आ सकते हैं तो उसे उनको भी देना पड़ेगा। तो एक हिस्सा तो CRR के रूप में और एक हिस्सा उन्हें तरलता अनुपात या SLR के रूप में अपने स्वयं के पास रखना होता है। तो स्वयं के पास भी अगर वो अधिक हिस्सा रखेंगे तो लोगों को कम उधार दे पाएंगे, और अगर अधिक रखेंगे कम रखेंगे तो लोगों को अधिक उधार दे पाएंगे। तो जिस प्रकार से CRR ठीक वैसे ही SLR काम करेगी। अगर केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग है और न्यून मांग की समस्या को उसे ठीक करना है, न्यून मांग को बढ़ाना है, तो SLR को कम कर देगा। कम लोग अपने पास कम रिजर्व रखेंगे, व्यापारिक बैंक अपने पास कम रिजर्व रखेंगे और लोगों को अधिक उधार मिलेगा। तो जब SLR को बढ़ाया जाता है तो न्यून मांग की समस्या ठीक होगी, क्योंकि लोगों को अधिक उधार दिया जाएगा। और अगर SLR को कम कर दिया जाए तो व्यापारिक बैंक अपने पास कम रखेंगे तो वो अधिक उधार देंगे, अधिक उधार देंगे तो इससे क्या होगा, इससे न्यून मांग की समस्या नहीं होगी। तो SLR के अंदर भी परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। तो ये हमारे 4 उपाय जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, मात्रात्मक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो हमें याद रखने हैं ये 4 उपाय। इस तरह से भी हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन बन सकता है कि इन चारों में से यहाँ पर एक कोई गुणात्मक उपाय दे दिया जाए, ये पूछा जाए कि मात्रात्मक उपाय कौन सा है, गुणात्मक उपाय कौन सा है। तो हमें याद होने चाहिए कि बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, SLR या तरलता अनुपात, ये हमारे मात्रात्मक उपाय है। इसके अलावा दूसरा उपाय आता है हमारा गुणात्मक। गुणात्मक को हम चयनात्मक देखेंगे, चयनात्मक। तो जहाँ तक मात्रात्मक उपायों की बात है तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर लागू होते हैं, हर एक दोनों के लिए। लेकिन जो चयनात्मक जो तरीका है, ये तरीका कब अपनाया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, इसीलिए इसका नाम चयनात्मक है। कि कोई अगर कोई विशेष काम करना है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उस समय हम अपने इन उपायों का प्रयोग करते हैं। तो इनके अंतर्गत सबसे पहला उपाय कौन सा है हमारा, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। ऋणों की सीमांत आवश्यकता, इसे हम एक उदाहरण से पढ़ें। आप सभी को पता है कि कोई भी बैंक जब लोगों को उधार देता है तो वो अपने पास जमानत के तौर पर कुछ रखवाता है। तो जो हमारी ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन है, ये सीमांत आवश्यकता भी जो जमानत के रूप में रखा गया उसकी कीमत और जो उधार दिया गया, लोन दिया गया, उसकी कीमतों का अंतर है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लिया बैंक 80 रुपये लोन के देता है, उधार देता है, ऋण पर देता है। तो बैंक 80 रुपये कब देगा, जब कम से कम उसके पास 100 रुपये की चीज उसके पास जमानत के तौर पर रखी जाए। तो 100 रुपये की चीज जमानत के तौर पर रखी गई और बदले में बैंक ने उधार कितना दिया, 80 रुपये। तो 100 और 80 का अंतर कितना हो गया, 20। ये 20 क्या है, ये हमारा ऋणों की सीमांत आवश्यकता है, मार्जिन है हमारा। अगर इस सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाए, अगर 100 रुपये की वस्तु जमानत के तौर पर रखवाई जाए और फिर भी उधार में कितना मिले, केवल 50 रुपये ही मिले, तो ये क्या बढ़ गया, इनका डिफरेंस अधिक हो गया। 100 माइनस 50 50, यानी कि डबल वस्तु हमें बैंक में जमानत के तौर पर रखवानी पड़ेगी। जब डबल वस्तु बैंक में जमानत के तौर पर रखवाई जाती है, यानी कि जमानत की राशि और जो उधार दिया गया उसका गैप अगर बढ़ जाता है, तो इससे लोग क्या होंगे, उधार लेने के प्रति वो कम उधार लेंगे, क्योंकि इसलिए उनके लिए अधिक महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्हें काफी अधिक मात्रा में जमानत के तौर पर राशि देनी पड़ती है। तो जब अर्थव्यवस्था में अधिमांग की समस्या होती है, मांग अधिक होती है, तो ऐसे में इस सीमांत मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है। जब सीमांत मार्जिन बढ़ेगा तो फिर लोग कम उधार लेंगे और जो हमारी अधिमांग की समस्या थी वो अब ठीक होगी। और अगर देश में न्यून मांग है, कम मांग है और मांग को बढ़ाना है, तो इस मार्जिन को कम कर दिया जाएगा। 100 और 80 की बजाय 100 और 90 भी हो सकता है कि भाई 100 रुपये की जमानत की राशि रख के 90 रुपये उधार में दे दी जाए। तो ये मार्जिन कब करेगी सरकार, जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की समस्या, तब मार्जिन को कम किया जाएगा। अधिमांग की समस्या है तो मार्जिन को और बढ़ा दिया जाएगा। तो दूसरा उपाय है गुणात्मक का, साख की राशि। राशि होता है कोटा, एक निश्चित लिमिट निर्धारित करने। केंद्रीय बैंक क्या कर देता है कि जो विभिन्न व्यवसायिक हैं, व्यवसाय वाले हैं, जो लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, हर एक का एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देगा कि भाई इससे ज्यादा किसी को उधार नहीं मिलेगा। तो राशि कम की जाएगी जब क्या हो, जब अधिमांग की समस्या और उसी मांग को हमें कम करना। अगर न्यून मांग की समस्या है तो राशि को हटा दिया जाएगा, कोई कितना भी लोन ले सकता है। तो साख की राशि करके या कोटा निश्चित करके या ऋण देने की सीमा को लिमिट सीमित बना के ही हम क्या कर सकते हैं, हम
न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा उपाय है हमारा प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंदर डायरेक्ट एक्शन करता है। कौन करेगा एक्शन? आरबीआई, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। तो हमारा केंद्रीय बैंक क्योंकि वो सबसे अपेक्स है, सबसे बड़ा है बैंकों में, सरकारी बैंक है वो, तो वो कोई बैंक अगर काम ठीक नहीं कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है तो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। और डायरेक्ट एक्शन लेके भी वो क्या कर सकता है? न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या को ठीक करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। और लास्ट का हमारा चौथा जो हमारा है वो है हमारा गुणात्मक नैतिक प्रभाव। तो नैतिक प्रभाव के अंदर भी आरबीआई ही अपना नैतिक प्रभाव डालता है क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है। तो बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव से अपनी पावर का प्रयोग करके, डायरेक्ट कार्यवाही करके, ये सारे तरीके अपनाकर क्या कर सकता है केंद्रीय बैंक? बैंकों से कोई विशेष काम जो उसे करवाना है वो करवा सकता है। तो बच्चों, हमने आज इस वीडियो के अंदर अपनी जो हमारी मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसका प्रयोग करके हम अर्थव्यवस्था में अगर अधिमांग है या न्यून मांग है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। जो हमारी अगली नीति है उसे हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार नीति, और उसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसी लगी और ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।